आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। मनोहर रोज की तरह अपने उसी रास्ते से घर लौट रहा था जब उसने अपने सामने दूर से ये एक्सीडेंट होते देखा। साइकिल रोककर एक झलक देखा तो कार की हालत बहुत खराब थी। हॉर्न का बजना पहले तो लगातार रहा, लेकिन फिर रुक रुक के पूरी तरीके से बंद हो गया। मनोहर थोड़ा और करीब पहुंचा, देखा एक आदमी गाड़ी से आधा बाहर और आधा अंदर बुरी तरह से जख्मी था। उसका सर पूरी तरह से फट चुका था और खून बहुत बह जाने से शायद अभी तक तो मर ही चुका था। मनोहर ने देखा कि एक मोटा सा पैसों से लबालब भरा हुआ बटुआ और एक बहुत ही महंगा मोबाइल फोन वहां पास ही पड़ा था। उसने इधर उधर देखा और लालच में पड़ के मोबाइल फोन और बटुआ उठाकर अपनी जेब में रखा और इससे पहले कि कोई वहां पहुंचता चुपचाप साइकिल पे पेडल मारता हुआ आगे की ओर निकल गया। मनोहर के हाथ तो आज लॉटरी ही लग गई थी। बटुए में बहुत पैसे थे और मोबाइल फोन बहुत महंगा। मनोहर साइकिल चलाता हुआ जा ही रहा था कि रात के उस सन्नाटे में एक बार फिर थोड़ा आगे किसी कार के हॉर्न की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। वो जैसे जैसे करीब पहुंचता जा रहा था वैसे वैसे मनोहर को दिख रहा था कि एक और एक्सीडेंट हुआ था आगे। गाड़ी तो वैसी ही लगी थी जैसा उसने कुछ देर पहले देखा था। करीब पहुंचा तो मनोहर को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। ये वही गाड़ी थी और उसमें से आधा अंदर और आधा बाहर लटकता हुआ वो आदमी भी था और हॉर्न भी वैसे ही रुक रुक के एकदम से अचानक ही बंद हो गया। झिंगुरों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा और मनोहर को जैसे अचानक बेहोशी से होश आया हो। उसने तुरंत अपनी जेब टटोली तो पाया कि वो पैसों से भरा बटुआ और मोबाइल फोन उसकी जेब में वैसे का वैसा ही था। मनोहर वहां एक पल भी और नहीं रुका और चुपचाप वहां से निकल गया। तेजी से साइकिल चलाता मनोहर आगे निकल करके करीबन 25-30 मीटर ही गया होगा कि उस कार का हॉर्न ऐसे बजा जैसे कोई अंदर बैठकर बजा रहा है। मनोहर ने और तेज पेडल मारना शुरू किया और कुछ और आगे जाके छिपकर देख ही रहा था कि तभी अचानक आगे किसी और मनोहर साइकिल से गिर पड़ा। कपड़े झाड़ता हुआ मनोहर खड़ा हुआ और पलट के देखा कि वो किस चीज से टकराया था तो उसे यकीन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे टकराकर वो गिरता, क्योंकि जमीन बिल्कुल सपाट थी। मनोहर ने दोबारा साइकिल उठाई और पेडल पे पैर मारना शुरू किया। मनोहर अभी थोड़ी ही दूर गया था कि पॉकेट में पड़ा उसका फोन बजा। साइकिल रोककर मनोहर ने फोन उठाया और मनोहर इधर से हेलो बोले, इससे पहले ही उधर से एक आवाज आई। मेरा नाम अंशुल है। 1 घंटे पहले मैं मर गया। प्लीज मेरी बीवी को ये मैसेज दे देंगे। मनोहर ने तुरंत फोन को ऑफ कर दिया और इसका सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और एक गहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा। तेजी से साइकिल चलाते मनोहर की तेज सांसें एक बार और
भारी सी तब हुई जब उसका फोन 12 बजने लगा। मनोहर ने साइकिल रोककर जेब से फोन निकाला तो ऐसी खुशी हुई जैसे मुर्दे में जान आ गई हो। ये वो फोन नहीं था जो उसने उठाया था, ये तो मनोहर का अपना फोन था जिसकी रिंगटोन मनोहर द्वारा उठाए गए उस फोन के जैसी ही थी। मनोहर ने फोन उठाया क्योंकि उसे लगा शायद ये फोन घर से ही होगा, लेकिन फोन उठाते के साथ एक बार फिर, मेरा नाम अंशुल है, 1 घंटे पहले मैं मर गया, प्लीज मेरी बीवी को ये मैसेज दे देंगे। मनोहर का गला डर से सूख गया था, ये सोच के कि उसका नंबर कैसे मिल गया किसी अनजान आदमी को। ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मनोहर साइकिल तेजी से चलाने लगा। कुछ देर आगे गया तो उसने एक बात सोची, रोजाना तो रास्ता 15 मिनट में खत्म होकर वो घर पहुंच जाता है, लेकिन आज अचानक पिछले 1 घंटे से वो आधे रास्ते ही पहुंचा है। किसी भी हालत में मनोहर को जल्दी घर पहुंचना था। जैसे जैसे मनोहर अपने घर के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसकी साइकिल के पीछे लगे कैरियर पे जैसे वजन बढ़ते जा रहा था, जैसे कोई बैठा हो उस पर। मनोहर बिना पीछे देखे और ज्यादा ताकत लगाकर पैडल मारता ही रहा और आखिरकार अपने घर पहुंचा। पहुंच के मनोहर ने साइकिल बाहर जंजीर से बांधी और राहत की सांस लेता हुआ घर का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक सवाल के साथ उसकी बीवी ने खोला कि इतना वक्त उन्हें कहां लग गया। मनोहर ने बस मुस्कुरा दिया और कहा कि जल्दी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, और पलटकर दरवाजे को मनोहर बंद कर ही रहा था जब दरवाजा बंद करने से ठीक पहले उसे एक इंसान की हल्की सी झलक दिखी, जैसे कोई घर से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। मनोहर ने झटके से दरवाजे को वापस खोला और डरते डरते वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद करके हाथ मुंह धोया और खाना खाने बैठा। खाते खाते उसका बेटा बिट्टू दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और अपने कानों से हेडफोन निकाल के उसने रेडियो पर आता एक गाना सुनाया। मेरा नाम अंशुल है, 1 घंटे पहले मैं मर गया, प्लीज मेरी बीवी को ये मैसेज दे देंगे। और फिर खाना बीच में ही छोड़कर मनोहर घर के बाहर निकल गया। कुछ देर बाहर टहल के जैसे मनोहर की जान में जान आई। मनोहर वापस जाने को जब पलटा ही था कि तभी उसने एक आवाज सुनी। मनोहर की साइकिल जहां जंजीर से बांध के वो घर में घुसा था, दौड़ के वहां पहुंचा तो देखा साइकिल स्टैंड पे ही लगी है, जंजीर भी बंधी है, लेकिन लॉक खुला है और साइकिल का पैडल अपने आप चल रहा है। मनोहर वहां से भागा देखने कि कौन चोरी करने आया था उसकी साइकिल, कि तभी एक आवाज उसे और सुनाई दी। मनोहर तुरंत पीछे पलटा देखने तो नजर सीधे अपने घर की खिड़की पर गई जहां उसका बेटा खड़ा था और बेटे के ठीक पास एक आदमी की परछाई दिख रही थी। मनोहर तुरंत वापस भागा घर के अंदर और जोर से दरवाजे को खोलकर घुसा, ऐसे जैसे दरवाजा तोड़ ही देगा, और अंदर घुसने के साथ ही अपनी बीवी पर बरस पड़ा। कौन था अंदर? कौन आया था यहाँ पर? कहाँ छुपाया तुमने उस आदमी को? झूठ मत बोलना, मैंने अपनी आंखों से बिट्टू के पास उस आदमी को खड़ा देखा है। मनोहर की बीवी लाख कहती रही, उसे समझाती रही,
लेकिन मनोहर मानने को तैयार ही नहीं था। मनोहर की बीवी ने कुछ देर तो सुना, लेकिन उसके बाद आंखों में जैसे उसके खून उतर आया और सर उठा के उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, वही था जिसका मैसेज उसके घर वालों को तुमने नहीं दिया। मनोहर का बदन तो जैसे वहीं के वहीं बर्फ के जैसे जम गया और उसकी बीवी अगले ही पल अपना सर पकड़कर तेज सर दर्द की शिकायत करते हुए अंदर चली गई। उसकी शक्ल देखते ही समझ आ रहा था कि सचमुच बहुत ज्यादा दर्द था। बीवी के ऊपर इतना चिल्लाने का पछतावा हो रहा था मनोहर को। अंदर जाकर वो अपनी बीवी के पास बैठा और प्यार से उसके सर को दबाने लगा। सोच ही रहा था मनोहर कि सब कुछ अपनी बीवी को बताएगा, लेकिन पता नहीं क्या सोच के चुप ही रहा और मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं कौन है जो ऐसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है और यहां घर तक आ गया है। मेरी बीवी बच्चों को कोई नुकसान ना हो, बस मुझे चाहे मार दे, जो भी है। आखिर चाहता क्या है? ढूंढने भी निकलूं तो कहां ढूंढने निकलूं, किसे ढूंढूं, कहां मिलेगा वो? मनोहर ये सारी बातें मन ही मन सोच रहा था जब उसकी बीवी एक बार फिर उसी आवाज में बोली, मैं वही हूं जिसका मैसेज तुम उसकी बीवी को नहीं दे रहे, और इस वक्त मैं तुम्हारी बीवी के बगल में खड़ा हूं। मनोहर क्या करे या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोहर बटुआ और मोबाइल लेकर घर से सीधा बाहर भागा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। मनोहर ने शायद यही सोचा था कि वो बटुआ और मोबाइल वापस वहीं फेंक कर आ जाएगा, इसलिए उसने साइकिल उठाई और वापस रोड पर उसी तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते पीछे दूर से एक ट्रक के आने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। मनोहर ने पीछे देखा और साइड होकर साइकिल को तेजी से चलाने लगा, लेकिन उस ट्रक के करीब आने की आवाज उसे एक अजीब सा एहसास करा रही थी। ट्रक करीब आता गया और अचानक जब मनोहर ने पीछे देखा तो वो ट्रक ठीक उसके पीछे था और ऐसे जैसे कि वो ट्रक बिल्कुल उसके ऊपर से निकल गया। मनोहर बुरी तरह साइकिल से गिरा। साइकिल भी सड़क के किनारे पत्थर से जा टकराई। मनोहर ने उठ के खुद को छू कर देखा तो यकीन हुआ कि वो अभी भी जिंदा था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी समझ से परे था। मनोहर की जेब में रखा वही फोन एक बार फिर बजा। उसने फोन उठाया तो इस बार उस आवाज ने बेहद गुस्से में कहा, मेरा नाम अंशुल है। 2 घंटे पहले मैं मर गया। ये मैसेज मेरी बीवी को दे दो, सब ठीक कर दूंगा। मनोहर ने तुरंत कॉल लिस्ट चेक करी। देखा उसमें वाइफ नाम से एक नंबर सेव था। उस पर फोन मिलाया तो एक औरत की आवाज आई। हेलो। इस महिला को मनोहर ने बताया कि अंशुल 2 से 2.5 घंटे पहले मारा जा चुका है, वो भी एक हादसे में। और उसके बाद मनोहर सीधे उस जगह तक वापस गया जहां से उसने वो बटुआ और फोन उठाया था। पहुंचकर देखा तो पुलिस काफी थी वहां पर। पूछने पर पता चला कि इस गाड़ी को चला रहा आदमी इस गाड़ी के असली मालिक को मारकर उसके पैसे, फोन और सारी चीजों को लेकर भाग रहा था जब किसी ट्रक से टक्कर होके ये एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वालों की आपस में हो रही बातों से पता चला कि ये गाड़ी किसी दिल्ली में रहने वाले अंशुल की है। मनोहर को अब पूरी बात समझ आ चुकी थी।
उसने चुपचाप गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर वो बटुआ और मोबाइल फोन फेंक दिया और वापस साइकिल चलाता हुआ अपने घर की ओर। आज भी ऐसी कई आत्माएं हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका एक आखिरी संदेश उनके अपनों तक पहुंच जाए, और उनकी ये कोशिश तब तक जारी रहती है जब तक कि वो कामयाब नहीं हो जाते। चार साल का रितेश अपनी मां जयती और पिता शिखर के लिए ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और वॉइस एंड स्पीच थेरेपिस्ट्स के लिए भी एक अजूबा था, क्योंकि पैदा होने के बाद से आज तक एक लफ्ज बोलना तो दूर रितेश रोता तक नहीं था। जयती और शिखर दोनों की सरकारी नौकरी होने की वजह से कभी भी रितेश की देखभाल के लिए छुट्टी या दवाइयों के खर्चे के बारे में उन्हें सोचना नहीं पड़ा। लेकिन मुश्किलें अब बढ़ने वाली थी, क्योंकि जयती का ट्रांसफर हो रहा था एक बेहतर शहर में, और वहां कुछ ही दिनों में शिखर का भी ट्रांसफर होना था। जयती नए घर, नए शहर में रितेश को लिए काम और घर दोनों संभाल रही थी। रविवार का दिन था, कुछ बांधे हुए बॉक्सेस बाकी थे और जयती ने ठान लिया था कि आज वो पूरा घर सजा कर रहेगी। रितेश उस वक्त अपने कमरे में सो रहा था और जयती सामान सब निकाल के जगह देख देख कर रख रही थी, जब उसने अपने पीछे से आती एक आवाज को सुना। जयती पीछे पलटी तो उसने देखा कि इस घर में उसके यहां आने से पहले एक स्टील की अलमारी रखी पड़ी थी, जिसके दरवाजे का हैंडल नीचे किया हुआ था। जयती ने 1 मिनट को उस हैंडल को देखा और किसी भी आम इंसान की तरह अपना वहम मानकर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और सामान अनपैक करने में लगी रही। उसने एक कार्टन में से एक फ्लावर वास निकाल के टेबल पे रखा ही था जब जयती पलटी और उसने देखा कि वो अलमारी जिसका हैंडल थोड़ी देर पहले नीचे हो गया था, अब उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ के पलड़े खुले हुए थे। जयती ने डरते डरते अलमारी के अंदर झांका, आसपास सब कुछ देखा और उसके पीछे भी झांका। जब सब कुछ ठीक दिखाई दिया तो जयती ने अलमारी का दरवाजा चुपचाप बंद किया और वापस अपने काम पे लग गई। ऐसी और कोई आवाज उसके कान में दखलंदाजी ना करे, इसके लिए जयती ने कानों में हेडफोन लगा के फुल वॉल्यूम पे गाना चला दिया। गाना सुनते सुनते दबी हुई सी उसने और एक आवाज सुनी। पहले तो जयती ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोबारा आवाज हुई तो जयती ने अपना हेडफोन उतारा और फिर ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। आवाज लगातार तेज सी होती जा रही थी और जैसी समझ में आया कि मेन डोर से आवाज आ रही है तो जयती ने जाकर दरवाजे को खोला। दरवाजे के बाहर जयती को कोई दिखाई नहीं दिया। जयती बाहर की ओर झांक ही रही थी जब यही आवाज उसने ठीक अपने पीछे रितेश के कमरे से आती हुई सुनी और जयती वहां से भागी रितेश के कमरे में ये देखने की कहीं रितेश को कुछ ना हो गया हो। वहां पहुंची तो देखा जो रितेश थोड़ी देर पहले बिस्तर पर लेटा हुआ था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, पर बैल्कनी में खड़ा था। जयती ने रितेश के कंधे पर हाथ रख के उसे अपने तरीके से यही पूछा कि सब ठीक तो है। रितेश ने जवाब में सिर्फ अपना हाथ उठाया और कमरे के अंदर एक तरफ कुछ दिखाने लगा। जयती तुरंत उस तरफ पलटी तो देखा
दीवार पर एक पेंटिंग लटक रही थी। जयती ने उस पेंटिंग के पास जाकर गौर से देखा। पेंटिंग में सब कुछ ठीक था। वहां उस पेंटिंग में उसे एक कपल और साथ में उनका एक बच्चा दिखाई दिया। ये देखते देखते जयती जैसे ही पलटकर रितेश की ओर मुड़ी तो देखा रितेश दोबारा अपने पलंग पर चैन की नींद ले रहा था। जयती ने जब देखा कि रितेश सुकून से सो रहा था तो वो सीधे बाथरूम में गई और मुंह हाथ धोने लगी। चेहरे पर ठंडे पानी से थोड़ी ताजगी आई, लेकिन थोड़ी राहत और चाहिए थी जयती को। इसलिए चाय बनाने वो सीधा किचन में चली गई। उसने पानी उबालने को रखा और हमाम दिस्ते में इलायची डालकर किचन से बाहर फ्रिज से दूध लेने गई। फ्रिज खोल के दूध के कैन पे हाथ रखा ही था कि ठीक तभी इस आवाज को सुनकर जयती थोड़ा सावधान हो गई और चुपचाप दबे पांव किचन तक गई तो उसने पाया आवाज सिर्फ पानी उबलने की आ रही थी। जयती ने राहत की सांस ली और पूरा किचन टहलकर देखा और उसके बाद इलायची कूटने के लिए हमाम दस्ते को उठाने गई ही थी कि उसने देखा इलायची कूटी हुई थी। जयती बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन अगर वो ही डर जाती तो रितेश का क्या होता? यही सोचकर उसने दबी हुई लेकिन एक सख्त आवाज में कहा, तुम जो भी हो चुपचाप चले जाओ, हमें सुकून से रहने दो, क्योंकि हम हर हाल में यहीं रहेंगे। इस आवाज के बाद अगले काफी महीनों तक कोई और दिक्कत नहीं हुई उस घर में। हालांकि ये सब होने के बाद कोई इसे यूं ही भुला तो सकता नहीं था, इसलिए जयंती हमेशा चौकन्ना रहती थी और उसकी सारी फिक्र तब जाकर खत्म हुई जब 6 महीनों के बाद शिखर का भी ट्रांसफर वहीं हो गया और आते ही शिखर ने पुराने फर्नीचर्स को देखकर मुंह बिचकाना शुरू कर दिया। उसने जयंती से कई बार कहा और जब वो नहीं मानी तो सारे पुराने सामान का फोटोग्राफ उसने लिया और ऑनलाइन बेचने के लिए पोस्ट कर दिया। कई सारे फोन रोज आते और सारा पुराना सामान एक एक करके जाता रहा। एक दिन एक लैंडलाइन नंबर से शिखर को फोन आया। फोन उठाया तो उधर से एक बच्चे की आवाज ने कहा, अलमारी मत बेचो प्लीज। और उसके इतना कहते ही फोन की लाइन भी कट गई। शिखर ने तुरंत उस नंबर पे कॉल बैक किया तो कनेक्टिंग बीप के साथ साथ उसने जोर की एक आवाज ठीक अपने पीछे सुनी। शिखर ने पलट के देखा तो ये उसके अपने घर का लैंडलाइन नंबर ही था। शिखर ने तुरंत लैंडलाइन का कनेक्शन काटा और इससे पहले कि वो इस बारे में और सोचता, उसके पास जेन्युइन खरीदार के कॉल आने लगे। एक कॉल ने शिखर का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो कॉल उसी लैंडलाइन नंबर से था और फोन पर वही आवाज थी जो इस बार कह रही थी, अंकल प्लीज अलमारी मत बेचना। शिखर तुरंत उस लैंडलाइन फोन के पास गया और देखा कि उस फोन का कॉर्ड निकाला हुआ ही था। उसने जयती से सवाल किया कि क्या तुम्हें इस घर के बारे में कुछ अजीब नहीं लगता? जयती जो बात अब तक छुपा रही थी अब उसने बोल डाला कि 6 महीने पहले उसके साथ क्या हुआ था। शिखर ने तब उन फोन कॉल्स के बारे में जयती को बताया और दोनों ने सोचा कि एक बार देखते हैं कि आखिरकार उस अलमारी में ऐसा क्या है। और जब अलमारी के दरवाजे को खोलने गए तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो ये नहीं चाहता कि अलमारी का दरवाजा खोले। और जैसे तैसे बड़ी कोशिशों के बाद
अलमारी खोली और एक जोर की आवाज ने उन दोनों को अंदर से हिला दिया। इस घटना से दोनों इतना डर गए थे कि तुरंत अलमारी से 4 कदम पीछे गए और फिर जैसे तैसे रूम से निकले और कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा तो बंद था पर वो आवाज आना जारी रही और ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के काफी करीब आ रही हो। और ऐसे में ही उनके बेटे रितेश के रोने की आवाजें आई। दौड़कर जब दोनों रितेश के कमरे में गए तो देखा रितेश उसी पेंटिंग की ओर इशारा कर रहा था जिसे 6 महीने पहले जयती ने दीवार पर उल्टा कर दिया था। जयती ने उस पेंटिंग को पलट कर देखा तो उसमें वो बच्चा नहीं था जो उसने 6 महीने पहले देखा था। जयती शिखर को उस पेंटिंग के बारे में बता ही रही थी कि उतने में रितेश के रोने की आवाज किसी और आवाज में तब्दील हो। लौटकर देखा तो रितेश बिस्तर पर खड़ा था और वही आवाजें कर रहा था जो कुछ देर पहले उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। दोनों काफी घबरा गए थे और ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उस आवाज से दूर जाएं या फिर अपने बेटे रितेश को संभालें। साफ हो गया था उनके लिए कि रितेश वो आवाज खुद नहीं निकाल रहा था पर कुछ और ही था जिसने रितेश को अपने बस में किया हुआ था। शिखर ने रोते गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ा और कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम तुम्हारी उस अलमारी को कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो। प्लीज प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। जयती और शिखर ने तुरंत अपने बेटे रितेश को संभाला और देखा कि तेज बुखार के मारे उसका शरीर तप रहा था। इतना तेज बुखार जो किसी की जान भी ले सकता था। अगली सुबह रितेश डॉक्टरों की देखरेख में था पर डॉक्टरों की सारी कोशिशें नाकाम रही। वो खुद समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है। एक तरफ जयती अपने बेटे रितेश के ठीक हो जाने के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रही थी और दूसरी तरफ शिखर उस घर के बारे में पड़ोसियों से जानकारी इकट्ठी कर रहा था। उसे ये पता चला कि उस घर में उनके पहले एक परिवार रहता था जिनका 6 साल का एक बच्चा भी था जिसकी मौत तब हुई जब खेल खेल के बीच में उसने अपने आप को अलमीरा के अंदर बंद कर दिया था और फिर दम घुटने की वजह से उसकी मौत उसी अलमीरा के अंदर हुई। शिखर ने बहुत खोजबीन करके उस आदमी का नंबर निकाला जो अपने परिवार के साथ वहां पहले रहते थे। फोन किया। बात हुई तो पता चला कि उस घटना के बाद उसके माँ बाप इतने अकेले हो गए थे कि उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया इस शहर से काफी दूर, जहां उनके बेटे की कोई भी याद उनसे जुड़ी ना हो, और उस मनहूस अलमीरा को उन्होंने वहीं उस घर में छोड़ दिया था। शिखर ने उनसे कहा कि आप तो चले गए हैं लेकिन पीछे किसी को छोड़ गए हैं, उनसे एक बार आप मिल लीजिए। शिखर के कहने पर 2 दिन के बाद उस घर के पुराने किराएदार वहां वापस आए और शिखर द्वारा पूरी बात बताए जाने के बाद उस अलमारी के सामने जाकर खड़े हुए। इस बार
अलमारी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अलमारी का दरवाजा सबकी आंखों के सामने खुद ब खुद खुल गया और किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उस लड़के के माँ बाप समझ चुके थे कि रोने की आवाज उनके मरे हुए बेटे की है। अपने मरे हुए बेटे की यह हालत देखकर दोनों माँ बाप का दिल पसीज आया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि अब फिक्र मत करो, हमारे साथ चलो। अब तुम हमारे साथ रहोगे, अपने माँ बाप के साथ। उनके इतना कहने के साथ ही रोने की आवाज एक हंसी में बदल चुकी थी। सही मायने में वो अलमारी अब अपने असली मालिक के पास जा रही थी। उन लोगों के घर से निकलते ही शिखर के मोबाइल पे जयती का फोन आया और उसने कहा कि रितेश अचानक से बिल्कुल ठीक हो गया है। ऊपर वाले ने उनकी दुआ सुन ली थी। अब उनके इस नए घर में सब कुछ ठीक था अपनी जगह पर। और वो पेंटिंग जिसमें से एक बच्चे की तस्वीर गायब हो गई थी, वो अब वापस तस्वीर में दोबारा अपनी जगह पर आ गई है। शिवा को भूत प्रेतों की कहानियां पढ़ना, देखना और सुनना बहुत पसंद था। इस शौक को उसने अपने दूसरे शौक घूमने फिरने के साथ में जोड़ दिया था। जिस किसी भी गांव शहर के बारे में कुछ भी सुनता तो बस वहीं घूमने निकल पड़ता। इस बार पुणे की बारी थी। किसी से सुना था कि वहां किसी बॉयज हॉस्टल के पास एक पुराना मकान है जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा है और वहां एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है बीवेयर ऑफ डॉग्स एंड घोस्ट्स। रिजर्वेशन करवा के शिवा तुरंत निकल पड़ा पुणे के लिए और उसका एडवेंचर और एक्साइटमेंट तब दुगना हो गया जब लेट होकर उसकी ट्रेन पुणे स्टेशन पे शाम 8 बजे की जगह रात तकरीबन 1 बजे पहुंची। एक ऑटो रिक्शा की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी और वो धीरे धीरे आता आता ठीक उसके सामने आकर रुका। शिवा उसी ऑटो में बैठ के निकल पड़ा और जानबूझकर रात के वक्त उसी बॉयज हॉस्टल के पास के जंगल के पास से पूरा एक बड़ा सा चक्कर मार के गुजरा। लेकिन शिवा को कोई बोर्ड या आदमी उस जगह पर नहीं दिखाई दिया। शिवा सीधे वहां से होटल चला गया। रिसेप्शन पर चेक इन करके कमरे में जाने को लिफ्ट की तरफ जाते जाते उसके कदम रुक गए और उसने पलट के रिसेप्शन पर बैठे लड़के से पूछा, यहाँ एक बॉयज हॉस्टल के पास पुराने मकान के बारे में मैंने बहुत सुना है। यहाँ एक बोर्ड लगा था ना, बीवेयर ऑफ डॉग्स एंड घोस्ट्स। मैं उधर से ही आया लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया मुझे। इस सवाल के जवाब में होटल की रिसेप्शन पर बैठा वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, यहाँ रात के अंधेरे में बहुत कुछ दिखता छुपता है। जाइए आराम कीजिए, थक गए होंगे, सुबह बात करेंगे। शिवा सचमुच में यहाँ आने और उस बोर्ड वाले मकान को देखने की एक्साइटमेंट में अपनी थकान को नजरअंदाज कर गया था। सीधे कमरे की तरफ ही बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खोला तो देखा बेहद खूबसूरत लग्जूरियस कमरा था। हाथ मुंह धोकर उसने खिड़की खोली तो सर्द हवा का एक झोंका शोर करता हुआ कमरे को ठंडा कर गया और फिर देखा कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। शिवा ने खिड़की बंद कर दी और आकर बिस्तर पर लेट गया और हेडफोन लगा के फोन पे सेव की हुई हॉरर कहानियां सुनने लगा। तो उठ के सोने के लिए बेड पे लेटा और तुरंत ही उसे नींद आ गई। पवन अभी सोया ही था कि उसका बेड ऐसे हिलने लगा जैसे कि
जैसे कहानी में जो पलंग के हिलने की आवाज उसके हेडफोन में हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही आवाज इस वक्त उसका पलंग भी कर रहा था। शिवा एक झटके से पलंग से उछलकर नीचे कूदा और हेडफोन निकाल के गौर से देखा तो पलंग बिल्कुल ठीक था। शिवा खुद पे ही हंसा कि थकान के मारे कहानी भी सच जैसी महसूस हो रही है। हेडफोन निकालकर अब शिवा सीधे सोने के लिए लेट गया। आधी थकान की और आधी नींद की बेहोशी में ही शिवा ने साफ साफ महसूस किया कि उसका पलंग बहुत तेजी से हिल रहा है और पलंग के बगल में टेबल पर रखे पानी का ग्लास हिला और गिर के टूट गया। और इस आवाज से शिवा की नींद पूरी तरह टूट गई। शिवा ने पलट के देखा तो ग्लास वहां वैसे का वैसा रखा हुआ था और पलंग बिल्कुल शांत था। शिवा ने आंखें मली और सोचा चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मार लेगा तो शायद नींद बेहतर आएगी। बाथरूम में जाके उसने मुंह धोया और तौलिए से मुंह पोंछता हुआ बाथरूम के बाहर उसने पहला कदम रखा ही था। कि दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसके पैर में एक बड़ा सा टूटे हुए कांच का टुकड़ा गड़ गया था। नजर उठाकर बिस्तर के पास वाले टेबल पर देखा तो पानी का ग्लास वहां नहीं था। नीचे फर्श पर फैले पानी में पैर से टपकते खून की बूंदों से फर्श पर फैला पानी धीरे धीरे लाल हो रहा था। शिवा हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ रखता था। शिवा ने पैर में चुभा कांच निकाला और जख्म पे मरहम लगा ही रहा था जब ठंडी हवाओं से महसूस हुई और तेज हवाओं की आवाज भी सुनाई दी। लंगड़ाता हुआ शिवा आगे बढ़ा और खिड़की बंद करने को हुआ तो खिड़की से नीचे उसने देखा एक आदमी हाथ में एक बोर्ड लिए उस तेज हवा में खड़ा मुस्कुराता हुआ खिड़की से शिवा की तरफ देख रहा था और हवा में हिलते और खड़खड़ाते उस बोर्ड पर लिखा था बीवेयर ऑफ डॉग्स एंड घोस्ट्स। उस बोर्ड की हवा से खड़खड़ाने की आवाज बढ़ती गई और इतनी तेज हुई कि शिवा की नींद टूटी। तो उसने देखा कि वो इस वक्त भी ट्रेन में ही है और अब उसकी ट्रेन पुणे स्टेशन पहुंची है। ट्रेन अभी पुणे बस पहुंची ही थी। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। स्टेशन से बाहर निकला तो एक ऑटो दूर से आकर रुका। शिवा उस ऑटो को लेकर सीधा
सीधा होटल गया। रिसेप्शन पर खड़े लड़के को देखकर शिवा को पहला झटका लगा। ये वही लड़का था जिसको उसने अपने सपने में भी रिसेप्शन पर ही देखा था। चाबी लेकर खोया खोया सा शिवा लिफ्ट की तरफ जाते जाते बस यूं ही पलटा तो मुस्कुराता हुआ वो लड़का बोल पड़ा, यहाँ रात के अंधेरे में बहुत कुछ दिखता छुपता है। जाइए आराम कीजिए, थक गए होंगे, सुबह बात करेंगे। शिवा पलट के चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने को लिफ्ट के अंदर चला गया। रूम पे पहुंचा तो देखा कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। कमरे में पहुंचते ही तुरंत उसने सब कुछ चेक किया। जब सब कुछ ठीक लगा तो उसने एक टॉवल लेकर उसमें सारे कांच के ग्लास लपेटे और उसके बाद अलमारी में उस टॉवल को रख दिया और चादर दीवार के पास जमीन पर बिछा दी और दीवार के सहारे चुपचाप वो जमीन पर ही बैठ गया। वहां बैठने के थोड़ी देर बाद तक शिवा चुपचाप उस कमरे में बैठकर वहां की शांति को महसूस कर रहा था और उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और सोने से पहले हर दिन की तरह एक कहानी सुनने लगा। किसी भी हालत में आपके सामने अगर आपसे हेल्प मांग सकता है और आप उसकी हेल्प के लिए अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। कहानी सुनते सुनते शिवा को लगा जैसे कोई उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। शिवा ने तुरंत अपने कान से हेडफोन निकाला। उसे यकीन हो चला था कि यह दस्तक उसके दरवाजे पर ही है। शिवा जैसे जानता था कि ऐसा कोई इत्तेफाक होने वाला है क्योंकि सपने में कहानी में पलंग हिलने की आवाज के साथ साथ सचमुच पलंग हिला था। उठकर शिवा डरता हुआ दरवाजे के पास जाकर बोला, कौन है? उधर से आवाज आई, रूम सर्विस सर। शिवा की अटकी हुई सांस छूटी और उसने दरवाजा खोला तो सामने एक रूम सर्विस का लड़का हाथ में रूम के लिए पानी की बॉटल्स, टूथब्रश, पेस्ट और साबुन लिए खड़ा था। वो चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए ट्रे के साथ अंदर आया और सारा सामान एक एक करके रखने लगा और जाने से पहले गुड नाइट बोलकर निकलने को हुआ तो दरवाजे के पास रुक के पलटा और मुस्कुराकर उसने, सर कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। उसका इतना कहना था कि कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। अलमारी के पलड़े जोर से अपने आप खुले और कांच के दोनों ग्लास खुद ब खुद उड़कर सामने की दीवार से टकरा के चूर चूर होकर बिखर गए। तो शिवा उठकर भागा कमरे से बाहर और सीढ़ियों से उतर के बाहर की ओर भागा। रिसेप्शन वाला लड़का अपनी जगह पे ही मुस्कुराता हुआ बैठा बैठा ही बोला, यहाँ रात के अंधेरे में बहुत कुछ दिखता छुपता है। शिवा पूरी जान लगा के और तेजी से वहां से भागा। भाग के 20 कदम होटल से आगे गया होगा कि अचानक 3-4 कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए दौड़ने लगे। शिवा के पास बचने का कोई रास्ता था तो सिर्फ एक, कहीं से कोई मजबूत डंडा या पत्थर उठाकर कुत्तों को भगाए।
क्योंकि कुत्तों से बहुत देर और बहुत दूर तक भाग नहीं सकता था वो। शिवा अंधाधुंध भागते हुए होटल के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां उसने सपने में अपनी खिड़की से उस एक अजनबी आदमी को बोट पकड़े खड़ा देखा था। वहां पहुंचकर शिवा सांस लेने को रुका तो पीछे से अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बंद हो गई। शिवा ने सर उठाया और अपनी खिड़की की तरफ देखा तो शिवा को एक बार फिर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो सो रहा था या जाग रहा था, क्योंकि उसकी खिड़की पर वही आदमी जिसे उसने सपने में देखा था, वही बोर्ड पकड़े खड़ा था। शिवा की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और उसके बाद सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि वो बोर्ड जिसको वो ढूंढते हुए यहां आया था वो वहीं उसके बगल में लगा हुआ था। एक आलीशान होटल की जगह एक टूटा फूटा बंगलो था और शिवा का सारा सामान वहीं पास में जमीन पर पड़ा था। उसने अपने बैग को कंधे पर उठाया और देखा सामने से शायद वहां उस प्रॉपर्टी का चौकीदार आ रहा था और उसने खुद ही शिवा से कहा, कौन है आप? यहां अंदर कैसे आ गए? शिवा ने उसे बताया कि वो बोर्ड के बारे में सुनकर यहां आया था। देर रात एक होटल में उसने चेक इन किया था, पर वो जागा तो यहां इस बंगलो के पास था। तो उस चौकीदार ने बताया कि ये बंगलो एक जमाने में बहुत बड़े घर की प्रॉपर्टी थी। उस घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी फैमिली में एक चाचा जी थे जो आर्मी से रिटायर्ड थे। एक हाथ नहीं था उनका और हमेशा अपनी कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन कोई भी उनके पास 5 मिनट से ज्यादा बैठना पसंद नहीं करता था। हर कोई उन्हें देखते ही रास्ता बदल लेता। उनकी तबीयत जब बहुत बुरी तरह अचानक बिगड़ गई तो किसी ने भी उनका ख्याल नहीं रखा और उनके अपने बंद कमरे में ही पानी को बस तरसते हुए मौत हो गई। वो पूरी जिंदगी सिर्फ थोड़े प्यार और थोड़े से वक्त के जरूरतमंद थे। चौकीदार ने आगे बताया कि उनकी मौत के बाद कुछ ही दिनों में इस घर के सारे लोगों की मौत हो गई। कोई वारिस नहीं बचा यहां का। शिवा ने उस चौकीदार से उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, नाम जान के क्या करोगे बेटा, प्यार से चाचा ही कहोगे तो चलेगा। उनके इतना कहते के साथ ही अचानक शिवा के पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। शिवा पलटा तो देखा एक भी कुत्ता वहां नहीं था और वापस जब चाचा की तरफ पलटा तो चाचा भी वहां नहीं थे।